दिसंबर 1979 की एक बेहद ठंडी रात में आयोवा के सीडर रैपिड स्थित वेस्टडेल मॉल क्रिसमस लाइट्स और आखिरी पल की खरीदारी में जुटे लोगों से जगमगा रहा था। पार्किंग लॉट गाड़ियों के धुएं, हेडलाइट्स और बंद होते कार दरवाजों की आवाजों से भरा हुआ था। उसी गाड़ियों की भीड़ में कहीं एक टैन और हरे रंग की 1972 मॉडल ब्यूइक इलेक्ट्रा खड़ी थी, बिल्कुल अनदेखी, जिसके अंदर उसकी ड्राइवर अपने जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही थी। मिशेल मार्टिन को 18 साल की थी, कैनेडी हाई स्कूल की एक होनहार सीनियर छात्रा। वो स्कूल के गायक दल में गाती थीं, फैशन पसंद करती थीं और अपनी सादगी भरी मुस्कान व सलीकेदार व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थीं। 19 दिसंबर को वो स्कूल के क्वायर बैंक्वेट से निकलकर वेस्टडेल मॉल पहुंची थीं। उनका मकसद साधारण था, अपनी मां द्वारा लेअवे पर रखे गए एक विंटर कोट को देखना। घर पर मार्टिन को परिवार छुट्टियों की तैयारियों में लगा हुआ था और उन्हें उम्मीद थी कि मिशेल देर शाम तक लौट आएंगी। उनके माता पिता जानते थे कि वो जिम्मेदार और आत्मनिर्भर हैं, रात में गाड़ी चलाने और अपने काम खुद संभालने की आदी हैं। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए और फोन नहीं आया, चिंता धीरे धीरे डर में बदलने लगी। मॉल के अंदर मिशेल आत्मविश्वास के साथ चमकदार गलियारों में घूम रही थीं। उन्होंने दुकानों की खिड़कियां देखीं, कोट की जानकारी ली और एक दोस्त से टकराई, जिससे स्कूल और आने वाली छुट्टियों को लेकर थोड़ी देर बातचीत हुई। वहां मौजूद किसी को अंदाजा नहीं था कि ये एक साधारण सी शाम कितनी भयावह मोड़ लेने वाली है। कुछ समय बाद मिशेल ठंडी रात में अपनी फैमिली ब्यूइक की ओर लौटी। पार्किंग लॉट अब लगभग खाली हो चुका था, हवा और तेज हो गई थी और मॉल की रौनक कम होने लगी थी। उन्होंने ड्राइवर साइड का दरवाजा खोला, सीट पर बैठी और ठंड से बचने के लिए दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद जो हुआ वो कुछ ही मिनटों में घट गया, लेकिन उसकी गूंज दशकों तक सुनाई देती रही। जैसे ही वो कार में बैठी, किसी ने दरवाजा खोला और जबरदस्ती अंदर घुसाया। उन्हें बेंच सीट पर ढकेल दिया। कार के तंग फ्रंट सीट स्पेस में एक हिंसक संघर्ष छिड़ गया। मिशेल ने पूरी ताकत से मुकाबला किया। बाद में मिले रक्षात्मक घावों से साफ था कि उन्होंने हथियार के वार से खुद को बचाने के लिए हाथ उठाए, हमलावर को दूर ढकेलने की कोशिश की। लेकिन हमलावर ने उन पर एक के बाद एक वार किए। चेहरे, गर्दन और सीने पर कुल 29 बार चाकू से हमला किया, जब तक कि वो यात्री सीट की ओर गिर नहीं पड़ी। रात करीब 2 बजे तक भी मिशेल घर नहीं लौटी थी। उनके पिता बेचैन और डरे हुए खुद सड़कों पर निकल पड़े और अपनी बेटी की टैन ग्रीन ब्यूइक को ढूंढने लगे। पुलिस भी खोज में शामिल हुई और शहर तथा मॉल क्षेत्र में तलाश शुरू की। सुबह करीब 4 बजे अधिकारियों ने वेस्टडेल मॉल की पार्किंग के उत्तर पूर्वी कोने में जेसी पेनी स्टोर के पास मार्टिन को परिवार की ब्यूइक देखी। ठंड से बचाने के लिए कार बंद थी, लेकिन उसकी अलग थलग स्थिति ने पुलिस का ध्यान खींचा। जब वे पास गए और अंदर झांका तो उन्होंने मिशेल को यात्री सीट पर झुके हुए पाया, खून से लथपथ। दृश्य बेहद भयावह था। खिड़कियां भाप से ढकी थीं, अंदर का हिस्सा खून से सना था, लेकिन कार के बाहर संघर्ष के बहुत कम निशान थे। जांचकर्ताओं को जल्द ही समझ आ गया कि हमला पूरी तरह कार के अंदर ही हुआ था। पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई कि मिशेल को 29 बार चाकू मारा गया था और एक वार सीधे उनके दिल को भेद गया था। उनके हाथों पर गहरे रक्षात्मक घाव थे, जो ये दिखाते थे कि उन्होंने आखिरी दम तक खुद को बचाने की कोशिश की। वो पूरी तरह कपड़े पहने थीं और ना तो यौन उत्पीड़न के संकेत थे, न ही लूट के। उनके पर्स में नकदी मौजूद थी। किसी स्पष्ट मकसद का ना होना जांचकर्ताओं को परेशान कर रहा था। ये ना तो असफल लूट थी, न ही यौन अपराध। घावों की संख्या और उनकी जगह ये इशारा कर रही थीं कि हमला किसी गहरे गुस्से या जुनून से प्रेरित था। 1979 की फॉरेंसिक सीमाओं ने जांच को और मुश्किल बना दिया। हत्या का हथियार कभी नहीं मिला, बस इतना पता चला कि वो कोई नुकीली धारदार चीज थी। कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला। कार के दरवाजे पर दस्ताने के निशान इस ओर इशारा करते थे कि हत्यारे ने अपनी पहचान छिपाने की सावधानी बरती थी। जांचकर्ता मिशेल की जिंदगी के हर पहलू में उतर गए। दोस्तों, सहपाठियों, पुराने बॉयफ्रेंड्स, सहकर्मियों, हर उस व्यक्ति से पूछताछ की गई जिसके पास नुकसान पहुंचाने का कोई कारण हो सकता था। लेकिन हर संदिग्ध जांच में टिक नहीं पाया। एलिबी सही निकले, सबूत टूटते गए और कोई भी निर्णायक रूप से कार के अंदर हुए उस खूनी संघर्ष से नहीं जुड़ सका।
समय के साथ जांच ठंडी पड़ने लगी। मिशेल के परिवार के लिए शोक कभी कम नहीं हुआ। उनकी मां ने खुद को टूटे दिल वाली बताया और कहा कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि यह हत्या सुलझेगी। हर छुट्टी का मौसम उस रात की याद बनकर लौटा था। मामला पीढ़ी दर पीढ़ी जासूसों को सौंपा जाता रहा। फाइल में कार की तस्वीरें, पार्किंग लॉट के नक्शे, गवाहों के बयान और एक अहम सबूत सुरक्षित रखा गया, खून और जैविक सामग्री। सालों तक वो सबूत ऐसी तकनीक का इंतजार कर रहा था जो तब मौजूद नहीं थी। 1990 और 2000 के दशक में डीएनए तकनीक के विकास के साथ जांचकर्ताओं ने मामला फिर से खोला। मिशेल के कपड़ों और कार से मिले नमूनों से एक अज्ञात पुरुष का डीएनए प्रोफाइल तैयार किया गया, लेकिन वो प्रोफाइल किसी भी पुलिस डेटाबेस से मेल नहीं खाती थी। वो डीएनए प्रोफाइल केस की रीढ़ बन गया। ये साबित करता था कि एक अनजान आदमी हमले के दौरान वहां मौजूद था, मगर बिना नाम और चेहरे के जांच फिर अटक गई। दशक बीत गए, मॉल पुराना हो गया, शहर बदल गया, लेकिन मिशेल की हत्या आयोवा की सबसे डरावनी अनसुलझी घटनाओं में गिनी जाती रही। फिर लगभग 40 साल बाद एक नई तकनीक आई, जेनेटिक जीनियोलॉजी। पुलिस ने विशेषज्ञों के साथ मिलकर अपराध स्थल के डीएनए की तुलना उन लोगों से डीएनए से की जिन्होंने पारिवारिक शोध के लिए अपने प्रोफाइल सार्वजनिक डेटाबेस में अपलोड किए थे। धीरे धीरे पारिवारिक पेड़ तैयार किया गया और संदिग्धों का दायरा सिमटता गया। अंत में आयोवा के कुछ भाइयों का एक समूह सामने आया। एक नाम सबसे ऊपर उभरा, जेरी लिन बर्न्स। 1979 में वो लगभग 25 साल का था। दशकों बाद वो मैनचेस्टर आयोवा में एक आम आदमी की तरह रह रहा था, लेकिन केवल शक काफी नहीं था। 2018 में पुलिस ने गुप्त रूप से उसका पीछा किया। एक रेस्टोरेंट में जब उसने स्ट्रॉ से पीकर उसे कूड़ेदान में फेंक दिया, पुलिस ने वो स्ट्रॉ इकट्ठा कर लिया। जांच में वो डीएनए मिशेल के कपड़ों से मिले डीएनए से मेल खा गया। लगभग 40 दशक बाद हत्यारे की पहचान पक्की हो गई।